तो यूनिट नंबर 6 रे ऑप्टिक्स, इसका पार्ट 1 हम देख चुके थे पिछली क्लास में। आज पार्ट 2 की बारी है, यूनिट नंबर 6 रे ऑप्टिक्स। ओके, सात सात नंबर के यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, उसके अलावा जो बच गए अपने, ठीक है, 14 नंबर का पूरा वेटेज है। तो दो दो मार्क्स के दो क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इसी के लिए जद्दोजहद चल रही है हमारी इसी चैप्टर में। तो ये है इसका वेटेज, ये है इसका क्राइटेरिया। 7 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने वाले हैं, बाकी दो दो नंबर के दो क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। एक टॉपिक हमारा पिछली क्लास में रह गया था, तो उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ओके, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, रियल डेप्थ क्या होती है, अपेरेंट डेप्थ, इसको देखते हैं। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। चलिए तो एनोटेशन चालू कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप किसी भी तालाब नदी के पास जाते हो तो आप देखते हो जो मछली होती है, मछली जो एक्चुअल पोजीशन पे होती है, मान लो मछली कुछ इस पोजीशन पे, तो आपको मछली की पोजीशन ये वाली नहीं दिखाई देगी। मछली मछली इस पोजीशन पे आपको दिखाई नहीं देगी। मछली आपको थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये इसकी रियल पोजीशन है, लेकिन आपको मछली यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, जरूरी नहीं आप मछली की बात करो। अगर यहाँ पर कंकर पत्थर की बात करें हम, तो वो भी आपको थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आता है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे रियल डेप्थ क्या होती है और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है। तो सरफेस से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, रियल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। ओके, और जो मछली की हमें इमेज दिखाई दे रही है, उसको हम बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। ओके, जो एक्चुअल पोजीशन है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे रियल डेप्थ, और जो हमें मछली की सिर्फ इमेज दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ आपको इतना तो समझ में आ गया। अब हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, कुछ इस प्रकार से। मैं आपको समझाऊंगा पूरा व्यवस्थित तरीके से। ये देखिए, हमारे पास इस प्रकार से एक कंटेनर है। चलो इसको भी बना ही लेते हैं। कलर अब चेंज कर लेते हैं इसका, ब्लैक कलर यूज करेंगे हम। तो मान लो मछली कहीं यहाँ पर है। ठीक है, रियल जो पोजीशन है मछली की वो यहाँ पर है। ओके, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, और हमें मछली कहाँ पर दिखाई दे रही है, मछली हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। देखो, रियल में इतनी ऊपर तो नहीं होगी, लेकिन इमेज को, डायग्राम को एक व्यवस्थित बनाने के लिए, बिल्कुल क्लियर बनाने के लिए हमने इसको इतनी दूर ले रखा है। ठीक है, बनाना चाहते तो हम यहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर इमेज या फिर आप बोल सकते हो डायग्राम क्लियर नहीं बनेगा, तो हमने थोड़ा सा ऊपर बना रखा है। इस पोजीशन को हमने बोल दिया है पी पोजीशन, इस पोजीशन को बोल दिया है पी डैश पोजीशन। इतना आपको समझ में आया। ओके, तो जो मछली की रियल डेप्थ है, मछली बोल दें या फिर कुछ ऑब्जेक्ट बोल दें, तो जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर, ठीक है, सरफेस से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एच। एच से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, एच मतलब हाइट। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ की जो पोजीशन है इसको हम बोलेंगे एच डैश, एच डैश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन निकालना चाहें तो ये क्या बनेगी, ये पूरा अगर एच है और ये एच डैश है, तो एच माइनस एच डैश, एच माइनस एच डैश जो होगा वो ये वाली पोजीशन रहेगी। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिएगा, यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से एक नॉर्मल बनाने वाले हैं। नॉर्मल ये देखिए, यहां से ये सरफेस का नॉर्मल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बन गया आपका नॉर्मल, यहां से सरफेस के साथ ये 90 डिग्री बना रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट यहां से निकालेंगे। चलो इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल रंग बिरंगे नोट्स बनाएंगे। ये देखिए, इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसा। ठीक है, यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट पास करी कुछ इस प्रकार से, तो होना क्या चाहिए था, ऐसा इसको जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा वो गया नहीं, क्योंकि हमारा मीडियम अब चेंज होने वाला है। नीचे पानी है, मछली पानी में ही रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, एयर है, तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्योंकि हम रेयर की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर ये डेंसर होता तो इस तरफ ये बेंड होता, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये डेंसर से रेयर की तरफ जाना चाह रहा है, तो अब ये जो होगा वो कुछ इस प्रकार से बेंड होगा। ये अपनी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अपना जो जाना चाहिए था इसको एक्चुअल पोजीशन के साथ, वैसा नहीं होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसकी हम वर्चुअल इमेज बनाने की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये देखिए, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो डॉट 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 के फॉर्म में हम बनाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये तो इस पोजीशन पे मछली की एक्चुअल इमेज है। एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको एक्सटेंड तो करना पड़ेगा ना हमको। तो ये यही लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया, और क्या,
यहाँ पर इसकी पोजीशन आई, तो इस पोजीशन पे आपको मछली दिखाई देने वाली, मछली बोल दे या कुछ भी ऑब्जेक्ट बोल दे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट के नाम देने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओ पॉइंट। ओके, इसको बोलेंगे ओ। इतना आपको समझ में आया। ये नॉर्मल का नाम भी हमने दे रखा है एम एन। ओके, अब देखिएगा, अब ये वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई हमारा बनेगा, ये देखिए आप लोग यहाँ पर आई बोल सकते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई। अब ये क्या बनेगा नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना आपको समझ में आया। अब क्या होगा, अगर ये एंगल आर है, अगर ये एंगल आर है, तो ये एंगल भी तो आर बनेगा। ठीक है, अपोजिट एंगल से ही है। अरे समझो ना इस चीज को, ये ऐसा है, उसके बाद ऐसा है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर ही तो बनेंगे। तो यहाँ पर भी तो वही बात बताई जा रही है, ये एंगल अगर आर है हमारा, तो ये एंगल भी हमारा क्या बनेगा, ये एंगल भी हमारा आर बनेगा। इतना आया सबको समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखिएगा, इतना आपको समझ में आया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये एंगल हमारा क्या बना, ये हमारा आर बन गया। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये जो बताना चाह रहा था आपको इतना समझा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर ये एंगल आई है हमारा, चलो इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित बनाते हैं। ये देखिएगा, ये अगर हमारा एंगल आई है, ठीक है, ये छोटा सा एंगल जो बन रहा है वो अगर आई है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर अगर आई एंगल है, तो यहाँ पर भी आई बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम देखते हैं ना, जेड जो बन गया हमारा, तो ये जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ का इक्वल होगा। ओके, ये जेड जब बनता है तो हम यही तो बोलते हैं, ये देखिए जेड पूरा बन रहा होगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो ये एंगल अगर हमारा आई है, तो ये एंगल भी हमारा आई बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या बन गया, आई बन गया। चलिए, इतना आपको समझ में आया। बहुत सिंपल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको एंगल की पता है तो, और दो तीन प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं होती है। ओके, तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। अब आर का हमने बात करी, आर यहाँ पर बन रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए, अब इसको अपन डिजाइन करके बना के कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ पर यूं, और उसके बाद यहाँ पर यूं। अब देखिएगा, आपको थोड़ा फील आएगा इस चीज का। ये पूरा ब्लैक कर देते हैं इसको। तो अगर ये एंगल आर बन रहा है, ये एंगल अगर हमारा आर बन रहा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या बनेगा, ये एंगल भी हमारा आर बनेगा। ठीक है, अब सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी है, सारे एंगल्स आपको मैंने बता दिए, पोजीशन आपको बता दी है। ओके, तो अब हम इसका डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है इसका। ओके, चलिए, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमने आग बना दी हमारी। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा देखने का नजरिया। तो अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं। ओके, इमेज थोड़ी सी और आप टिल्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, तो जैसे मेरे से इमेज बनी वैसे मैंने बना दी है, आप भी बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो इतना आपको समझा दिया मैंने क्या क्या एंगल्स हैं। थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर, ठीक है, डेंसर मीडियम सीन फ्रॉम अ रेयर मीडियम, देन इट्स अपीयर टू बी राइज्ड अप। And if the object is placed in a rare medium seen from denser medium, then appear to be more depth as compared to its real depth. The relationship between real and apparent depth called real depth difference. कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो जो डिफरेंस आएगा इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में, तो इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, डेप्थ डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा डेप्थ डिफरेंस है, कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आ चुका है रियल में, और जो अपनी वर्चुअल इमेज जो हम बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो उनमें कितना डिफरेंस आ चुका है, तो उसी को बोलेंगे डेप्थ डिफरेंस। ओके, इसका एक नया नाम दे दिया हमने, डी, डी फॉर एच माइनस एच डैश। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपेरेंट डेप्थ कॉल्ड डेप्थ डिफरेंस। चलिए, as shown in above figure, let an object P is placed at the base of container filled with water. A ray of light PO strike normal MN at a point O and reflected in the direction of OA in the air. The refracted ray OA extend inside the container. The object P appear to be at the position P dash. Let's incidence ray, refracted ray, ठीक है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आर, उसके बाद और क्या लिखा है यहाँ पर, ये सब थ्योरी वाली बात है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पर जो जो हमने बताया है, जो जो एंगल हमने बताया, जो जो पोजीशन हमने बताई है, वहां पर हमने इसको मेंशन कर दिया, इस प्रकार से हमने इसको मेंशन कर दिया। चलिए, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, एयर वाटर का इंटरफेरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, हम एयर का निकालेंगे। ठीक है, एयर का निकालेंगे, क्यों निकालेंगे एयर का, अरे इसी का तो हम निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इस प्रकार से इसको लिखते हैं, बिल्कुल सही है हमारा। ओके, तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। साइन आई बाई साइन आई, आई क्या यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आगे क्या बोला जा रहा है आंसर, इन इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीओक्यू, पीओक्यू कहां पर है भैया हमारा, ये हमारा पी, ये हमारा ओ, ये देखिए यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, पीओक्यू, ये पी ऐसा यूं, पी ओ, उसके बाद क्यू, ये जो ट्रायंगल है इसमें हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो क्या बोला जा रहा है, साइन आई निकालने की कोशिश कर, देखो हम साइन आई निकालेंगे, साइन आर निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगी हमारी साइन आई और साइन आर की वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। ओके, तो साइन आई निकालते हैं यहाँ से, तो साइन आई क्या आएगा हमारा, ओ क्यू बाई ओपी आएगा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस पीएच, तो बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पीएच होता है साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पीएच, तो पीएच निकालने की कोशिश करते हैं अपन लोग, ये और यहां से, तो क्या आएगा हमारा ओ क्यू अपॉन ओपी, ओ क्यू अपॉन ओपी, ये ओ क्यू आ गया अपना और ये ओपी आ गया, ये अपना आएगा साइन थीटा। ओके, साइन आई आ गया, इसी प्रकार से साइन आर निकाल लीजिए, ये क्या आएगा, साइन आर के लिए हमें ट्रायंगल कौन सा यूज करना पड़ेगा, पी डैश ओ क्यू, पी डैश ओ क्यू निकालना पड़ेगा हमें, पी डैश ओ क्यू की, पी डैश ओ क्यू, तो पी डैश ओ क्यू कौन सा एंगल है भैया हमारा, ये वाला रहेगा, पी डैश ओ क्यू, ये देखिए यहां से ये। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहां से आर निकालने की कोशिश करेंगे, आर निकालने की कोशिश करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओ क्यू अपॉन ओपी डैश, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका हाइपोटेनियस, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने निकाली इनकी इक्वेशन का नाम दे दिया हमने, ये साइन, इसको बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दिया सेकंड इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम दे दिया हमने स्टार इक्वेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को कहां पर वैल्यू पुट करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे स्टार इक्वेशन में, तो कर देते हैं, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर भी ओ क्यू, यहाँ पर भी ओ क्यू, तो दोनों आसानी से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, ओपी डैश अपॉन ओपी, अरे ओपी डैश ऊपर चला जाएगा, ओपी नीचे आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम थोड़ा अजम्पशन मानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हमारे कुछ अजम्पशन है। पहला अजम्पशन क्या है, इफ द पावर सॉरी इफ पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉर्मली देन ओ इज टेंड्स टू क्यू, क्या मतलब है इसका, अगर हमारा देखने का नजरिया, हमारा देखने का नजरिया मतलब पॉइंट ऑफ व्यू यहां से हटकर यहां पर आ जाए, अगर हम यहां से झांक कर देखें, ओके, अगर यहां से हम झांक कर देखें कुछ इस प्रकार से, तो हमारा नजरिया कुछ यहां से होगा, ओके, इस तरह से होगा, ये हम अजम्पशन मान रहे हैं। तो इस समय जो ओ यहां था वो ओ यहां पर आ जाएगा, ओके, क्योंकि अब हमारा ओ यहां पर आ चुका है, ये एजम्पशन है, ध्यान रखिएगा। हम देख यहां से रहे थे ताकि डायग्राम हमारा क्लियर बने, अब हम कोशिश करेंगे कि यहां से देखें, तो इस समय ये जो ओ यहां था, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यहां था, वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो मतलब जो ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ओ टेंड्स टू क्यू, ओ टेंड्स टू क्यू, यहां पर ये बात लिखी हुई है। ओके, तो जहां जहां पर क्यू है वहां पर आपको ओ लगा देना, जैसे पी क्यू है तो आप पी ओ लिख सकते हो या ओपी लिख सकते हो, ठीक है, पी डैश क्यू है तो क्यू को हटाकर आप ओ लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए, तो अब इसी इक्वेशन में हम कुछ कोशिश करते हैं ओ को हटाने की, तो ओ को हटाकर यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन आने वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है, पी डैश क्यू और पी क्यू। अब थोड़ी देर देखते हैं पी डैश क्यू और पी क्यू है क्या, पी डैश क्यू और पी क्यू है क्या, चलो अपने पास डायग्राम यहाँ पर, चलो यहीं पर देख लेते हैं पी डैश क्यू और पी क्यू है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पी डैश क्यू और पी क्यू को, ये देखो यहाँ से, ये है हमारा पी क्यू, तो ये एक तरह से हमारी डिस्टेंस ही तो है, ये हमारी एक तरह से हाइट है, ठीक है, ये हाइट हमने एच लिखा हुआ है, और पी डैश क्यू क्या है, एच डैश है, अरे पी डैश क्यू देखो ना, यहाँ से पी डैश और यहाँ पर क्यू, तो ये क्या है हमारा एच डैश है, ओके, एच डैश, अरे ये क्या बन गया, एच डैश, ये हमारा एच डैश है, ठीक है। तो इनकी अब वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पी क्यू और पी क्यू एंड पी डैश क्यू की, तो बिल्कुल कर सकते हैं वैल्यू पुट हम लोग, ये देखिए, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इनकी यहाँ पर, ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी पी डैश क्यू एच डैश
और पी क्यू एच। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। अगर आपको एग्जाम में इतना पूछे तो आप इतना लिख सकते हो। अगर आपसे इतना यहाँ तक पूछ ले कि आप डेप्थ डिफरेंस भी बताइए तो आप वो भी लिख सकते हो। डेप्थ डिफरेंस हमने देखा था क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू एच माइनस एच डैश, एच माइनस एच डैश। तो ये एच डैश को हम लोग एच की टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। दो वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, हम कोशिश करेंगे इनको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखने की। तो क्या करेंगे हम, मान लो हमें निकालना है एच डैश, तो ये इधर चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आएगा अपने सामने। उसके बाद क्या होगा, उसके उसके बाद आपको क्या करना है, ये एच डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगी आपकी एच डैश की वैल्यू। ये जो है इसको यहाँ पर वैल्यू रखो। अब क्या करोगे, अब आपको और आगे कुछ करना है तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से एच कॉमन ले लो, वन माइनस डब्ल्यू 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 म्यू ए आ जाएगा। और अगर और भी आपको कुछ करना है कि आपको वाटर के टर्म में लेके आना है तो बिल्कुल कर सकते हो, इसको अपोजिट कर दो। और क्या, ये यहाँ से अपोजिट करोगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, बस ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का। ठीक है, तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ क्या हुआ अभी तक। यहाँ पर हमने पहले डायग्राम व्यवस्थित देखा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना था, हमें पता था यहाँ पर दो ट्रेंगल हम यूज करेंगे। एक यूज करेंगे पी ओ क्यू, पी डैश ओ क्यू। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा यहाँ से निकालना है। कहने का मतलब वो ये कि आई और आर निकालना है। आई और आर क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन आई है और साइन आर है। ओके, तो साइन आई और साइन आर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। सिद्धार्थ का कहना यह है सर थ्योरी लिखना जरूरी है क्या। देखो, थ्योरी आपको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप थ्योरी ना लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा अगर ऐसे भी देखोगे तो आप। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, पहले 4 नंबर में आया करता था, इसलिए हमने थ्योरी बिल्कुल व्यवस्थित लिखी हुई है। और नोट्स में तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब आप रिवाइज करोगे, तब आपको आसानी होगी पढ़ने में। इसलिए मैंने थ्योरी लिख दी, आप लोग चाहो तो लिखो या फिर मत लिखो, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। एक्चुअल में ये जो हमारा टॉपिक था वो बचा हुआ था, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक हमारा अगला। नितिन, आवाज आ रही है नितिन आपको? नितिन, आपको क्या आवाज आ रही है? थोड़ा सा पॉज कर देते हैं इस रिकॉर्डिंग को। ओके, तो नितिन के यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्लास का बोल रहा है कि क्लास में अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप यूट्यूब पर देख लेना, यूट्यूब पर भी हम इसको अपलोड करेंगे। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, ये हमारा अगला टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला तो होगा क्या इस फॉर्मूले में, हम यहाँ से एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ओके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो हमारी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगी वो ये वाली रहेगी, ये देखिएगा, ये हमारी सरफेस है, ये हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगी। इसका नाम दे रखा है हमने एम एन, एम पी एन बोल देते हैं इसको, क्योंकि एम यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और एन यहाँ पर है। ओके, कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर भी, तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये है हमारा, इसी को हम डिराइव करने वाले हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। बहुत अच्छा है। इसका जो डेरिवेशन का आउटपुट आने वाला है वो बहुत जगह आपको आगे काम आएगा। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट। चलिए, तो करते हैं इसको स्टार्ट। उससे पहले आपको मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ कि क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, उसको आगे आगे देखते जाएंगे, जहां पर पढ़ेंगे वहां पर देखते जाएंगे इसको। तो अभी हमने क्या मान रखा है, हमने ये मान रखा है कि हमारे पास एक सरफेस है। ओके, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसका नाम हमने दे रखा है एम पी एन, एम पी एन इसका नाम दे रखा है हमने। ओके, थ्योरी में आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ पूरी बातें, तो आप यहाँ पर समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास एमपीएन एक सरफेस है, कॉनकेव कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, हुज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज म्यू। चलो पढ़ ही लेते हैं इसको भी। हुज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज म्यू, लेट पी बी द पोल, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्यू बी द नॉर्मल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उसके बाद लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म्ड एट आई। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर समझाते हैं, फिर आपको यहाँ पर तो आसानी से समझ में आ जाए। चलो यहीं पर देख लो आप डायरेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग डायग्राम है हमारे इससे, तो इसको देख लो। बाकी दोनों का आउटपुट एक ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या बोल रहे हो आप चैट बॉक्स में? नहीं, ये शायद रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, मुझे भी देखना पड़ेगा ये रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ, शायद मुझे नहीं लगता ये रिड्यूस हुआ है। वो स्पेरिकल मिरर शायद रिड्यूस हुआ है। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ये रिड्यूस नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर बेस्ड है। ओके, तो ये रिड्यूस नहीं हुआ मेरे हिसाब से, बाकी और देख लेंगे। इसको आप समझ लो, और अपन स्टार्ट कर दिया है तो इसको। ओके, तो देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पोजीशन पर। ये जो पोजीशन है हमारी, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि सेंटर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर से एक हमने नॉर्मल खींच लिए। देखो किसी भी सरफेस की नॉर्मल बनाना बहुत आसान है। ओके, मान लो हमारे पास ये सरफेस है, तो आप क्या करो, एक टेंजेंट खींच दो इसके ऊपर। ये देखिए, तो ये इसका नॉर्मल बन गया। इस पॉइंट के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इसका नॉर्मल जो रहेगा ये रहेगा इस प्रकार से। ओके, तो नॉर्मल बनाना बहुत आसान है, और नॉर्मल हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम लोग क्या बता सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता सकते हैं, रिफ्लेक्शन बता सकते हैं। तो हमने पहले नॉर्मल बना ली। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली हमने, और यहाँ पर हमने नॉर्मल बना ली। ओके, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्यू। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्यू। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से एक रे निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिएगा आप, ये तो इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ। मीडियम, ये अपना एयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगा। ओके, तो यहाँ पर गया यहाँ तक, उसके बाद ये इधर इधर बेंड हो जाएगा। तो ये यहाँ से, उसके बाद ये ऐसा जाना चाहिए था इसको, लेकिन क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। ये इस प्रकार से ये बेंड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब ये जैसे ही बेंड हुआ, उसके हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल लाइन खींचेंगे इसके पीछे। वर्चुअल लाइन ये इस प्रकार से, ताकि हमारे इमेज जो रहेगी वो वर्चुअल इमेज हमें मिल सके। ये देखिएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये डैश 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 करके यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी हमारे ऑब्जेक्ट की। ये हमारी मिल गई इमेज। ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम बोलेंगे आई। ये आपका बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, उसके बाद ये जो नॉर्मल के साथ बना हुआ है, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये आर बना दिया हमने। उसके बाद और क्या करना है हमको भैया, और उसके बाद हम और लॉजिक लगाते हैं इसमें, और कौन कौन से एंगल बन सकते हैं। आई और आर तो हमने बना दिया। ओके, आई और आर तो हमने बना दिया, और कौन से एंगल हमारे पॉसिबल है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ये हमारे पास, इसको हम एक्सटेंड कर दें, ये देखिए अगर इसको पूरा एक्सटेंड कर दें इस प्रकार से, तो ये फिर से अपोजिट एंगल वाली टेंडेंसी आ जाएगी कि यहाँ पर अगर आर है, ये एंगल अगर आर है, तो ये एंगल भी कौन सा होगा, ये एंगल भी हमारा आर होगा। आया समझ में? अरे अभी तो मैंने आपको बताया, अगर ये ऐसा है तो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, आर होगा। ओके, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, आर होगा। इतना तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, और कौन सा एंगल है अपना, और कोई सा एंगल नहीं। ओके, ठीक है, इतना काफी है। चलिए, तो आपको इतना समझ में आया। अब आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब जो एंगल्स बाकी है हमारे पास, उनका हम मन से नाम दे देंगे। इसका नाम दे देते हैं अल्फा, इसका नाम दे देते हैं बीटा, और इसका नाम दे देते हैं गामा। ओके, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज, और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब डिराइव करेंगे इसको अच्छे से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है ये, लेकिन आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये इसका म्यू है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने म्यू मान रखा है। ठीक है, चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है अपना, इसको देखते हैं। देखिए, आपको थोड़ी सी टर्म्स में पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल माने अपन, ये वाला ट्रायंगल मान लेते हैं। ये मान लो हमारे पास ट्रायंगल है। मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ, वैसे आपको पता होगी ये बातें, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास अगर ये ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके इक्वल आएगा। ओके, इसके इक्वल आएगा। अरे अल्फा प्लस आर इज इक्वल्स टू बीटा, ये होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ओके, आउटर जो एंगल होगा वो इंटीरियर दो एंगल के सम के इक्वल होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसको प्रूफ वगैरह हम नहीं करेंगे, आप 10th क्लास में इसको पढ़ के आ चुके होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब समझ जाइए। ओके, तो अल्फा प्लस आर इज इक्वल्स टू बीटा। उसी प्रकार से अगर आपको ट्रायंगल कोई दूसरा बनाना है, तो उसमें भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ओके, मान लो हमें एक और अगर ट्रायंगल बनाना है, कौन सा ट्रायंगल बनाए, ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं इस बार। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ये देखिएगा, ये ट्रायंगल अपना ये यहाँ से ये, और यहाँ से ये। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास अल्फा है, यहाँ पर ये अल्फा दे रखा है,
यहाँ पर जो एंगल है ये क्या है, आई एंगल है हमारे पास, आई एंगल है। उसके बाद तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, गामा। ओके, अरे अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू गामा, ये हो जाएगा अपना गामा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है जो तो आपको अच्छे से पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, वो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू एंगल। ये देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट ये एक होता है। एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और है जिसको भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर हम एंगल को छोटा मान लें, अगर ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, मान के चलो ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स देन साइन आई इज इक्वल्स टू आई होगा और साइन आर इज इक्वल्स टू आर होगा। ओके, ये उल्टा लिख दिया है लेकिन आप इसको सीधा कर सकते हो, एक ही बात है। साइन आई आई के इक्वल हो जाता है और साइन आर किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल हो जाता है। साइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इस समय, अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है तो। ठीक है, तो ये हमारा निकाला हमने स्नेल्स लॉ से, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी हमने बोला कि एंगल बहुत छोटे छोटे हैं हमारे पास, तो इसको हम बोलेंगे साइन आई, इसको बोलेंगे साइन आर। ओके, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे आई, इसकी जगह करेंगे आर। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हुआ, म्यू आर। ध्यान रखना इसको, अभी हम इसको यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू आई, म्यू आर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे अल्फा बीटा गामा की। तो इन एंगल को बना लेते हैं। ये मैंने आपको बताया एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ओके, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। अरे मानो इस तरह से देखो आप लोग, ये मान लो आपके पास सर्कल है, ये आपके पास एक ये रेडियस बना लेते हैं इसकी, ये इसकी रेडियस हो गई। ओके, ये आप इसकी रेडियस हो गई। उसके बाद एक और अगर आप इस प्रकार से आर्क बनाओगे तो ये इसकी आर्क हो जाएगी। ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसकी आर्क हो जाएगा। ये बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको। ओके, ये अपना सेंटर हो गया। तो ये जो है आर्क, तो ये एंगल जो होगा, एंगल किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होगा। आर्क ले लो ये वाली और ये वाली रेडियस ले लो। ओके, तो एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इनको करते हैं को क्या, अल्फा बीटा गामा को। तो जो अल्फा होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा को लेने वाले हैं। जो मैंने आपको समझाया था उसी को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो ये अपना एंगल है अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होगा, ये अपना अल्फा है। तो आर्क क्या बनेगी, यहाँ से ये बनी। ओके, ये यहाँ से ये, तो ये अपनी आर्क बनी। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पी क्यू लिख देते हैं। चलो, तो पी क्यू ये बनेगी और आर्क अपॉन रेडियस क्या बनेगी इसकी, ये रेडियस बन जाएगी। इसको अपन क्या बोलें, इसको अपन बोल देंगे पीसी। ठीक है, या सीपी बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए क्यूपी अपॉन सीपी। अब बीटा को देखते हैं, ये भी क्यूपी अपॉन आईपी बनेगा। अरे ये बीटा है अपना, ये बीटा हो गया अपना। तो ये आपकी आर्क बनेगी, ये इसकी आर्क बनेगी, ये इसकी यहाँ से अब रेडियस बन जाएगी। ओके, तो आर्क अपॉन रेडियस। अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा भैया, ये क्यूपी तो वही रहेगा सेम, क्योंकि आर्क तो वही है। अब इसमें चेंज क्या होगा, ये यहाँ पर ओपी हो जाएगा। ठीक है, या फिर पीओ बोल दो आप। तो ये होने वाला है यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर, ये हमने कुछ इस प्रकार से इसको लिख दिया, अल्फा बीटा गामा को एंगल के फॉर्म में हमने लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं, क्योंकि हमें आर और आई अभी भी निकालना है। ठीक है, हमेशा हम दो ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर भी हम दो ट्रायंगल लेने की कोशिश करेंगे। हम आर और आई निकालना चाहते हैं, तो कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं अपन लोग, क्यू सी आई ले लेते हैं। देखो दो ट्रायंगल हमको यूज करने हैं, अब हम लेने वाले हैं क्यू सी आई। तो क्यू, ये हो गया हमारा क्यू, उसके बाद ये हो गया सी, ये हो गया आपका आई। अब इसी को क्यों लिया हमने, इसी को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से हमें आर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम एक ट्रायंगल और ले लेंगे, ये ओ वाला, ओ सी क्यू ले लेंगे, यहाँ से हमें आर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम सॉरी आई मिल जाएगा हमको, यहाँ से आर मिल जाएगा, वहां से आई मिल जाएगा, हम यही तो चाहते हैं। ओके, तो ये ट्रायंगल हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को यूज करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं साइन थीटा अपॉन साइन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर वैसे तो हम आपको मैंने बताया था वही लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से काम हो जाएगा अपना। तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो ये आपको मैंने बताया, ये हमारा अल्फा। ओके, ये हमारा आर है। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा भैया, बताओ आप लोग। अल्फा प्लस आर इज इक्वल्स टू बीटा। ओके, तो ये आ गया इसका इक्वल। और आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम करना तो यही चाहते हैं, यहाँ से हम आर ही तो निकालना चाहते हैं। आर निकाल लिया हमने, ये आर लिख लिया अपने, निकाल लिया। ओके, तो आर को अपन इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, क्यू सी ओ यूज करेंगे हम लोग। क्यू सी ओ, क्योंकि यहाँ से हम आई निकालने की कोशिश करेंगे। ये रहा क्यू, ये रहा सी, और ये रहा हमारा ओ। ये ट्रायंगल यूज करेंगे। क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें आर और आई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमें आई मिल जाएगा। समझ में आ रहा है इसको, ये आपको आई मिल जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वही कॉन्सेप्ट अपना, अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू गामा। अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू गामा। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, ये लिख लिया अपन, और आई की टर्म में इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आर भी आ चुका है, आई भी आ चुका है। अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं किया। टाइम अपना इतना क्यों लगा, क्योंकि मैं आपको व्यवस्थित तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप करोगे इतना समय नहीं लगेगा। ओके, तो अपना आर भी आ चुका है, आई भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है, इसको हमने इक्वेशन स्टार दे रखा है। तो यहाँ पर आर भी आ चुका है और आई भी आ चुका है, तो वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं। ये देखिए, हमने वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी सबकी। तो म्यू आर जो था हमारे स्टार इक्वेशन थी, उसमें हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पर आई आ गया। ओके, सॉरी, यहाँ पर हमारा आर आ गया, उसके बाद यहाँ पर हमारा आई आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार का ये बना। उसके बाद आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, बीटा, अल्फा और गामा, इनकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू इनकी है, अल्फा की ये है, बीटा की ये है, गामा की ये है, तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। तो अब ऐसा बन गया ये। ओके, ऐसा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ऊपर क्यूपी 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 दिख रहा है, तो अब क्या करें, क्यूपी को हटाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, क्यूपी कॉमन ले लो यहाँ से भी क्यूपी कॉमन ले लो, दोनों साइड से क्यूपी आएगा और क्यूपी आपस में कट जाएगा। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्यूपी से डिवाइड कर दो सब में, तो ये भी तरीका है। तो ऐसा होने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार का आने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आने वाला है। ओके, तो सब जगह पर वन वन आ जाएगा, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो इतना हुआ, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास आईपी है, सीपी है, ओपी है, सीपी है, मतलब पी तो सब जगह पर है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट ढीला होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये। तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये अपना क्या है, ये अपना पी है, ठीक है ना, ये अपना पी। तो ये अपना सी है, ये अपना आई है, और ये अपना ओ है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है पी से लेकर ओ तक की, इसको हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, इसको हम नेगेटिव में लेंगे, तो इसको बोलेंगे यू। जो भी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उसको यू बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस होती है उसको वी बोलते हैं। ओके, इसको वी बोलेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलेंगे, इसको तो रेडियस बोलेंगे भैया, ये तो रेडियस है अपनी। ओके, तो ये बन जाएगी आपकी रेडियस आर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं, एक बात ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जब भी हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, पी से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो उस समय साइन हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। ओके, तो देखिए ये हमारा पी है, पी से हमने जो डिस्टेंस नापी है वो लेफ्ट साइड में नापी है, इधर गए हम लोग, यहां से इधर गए हम लोग। ओके, यहां से फिर इधर गए, तो ये सभी हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, अगर हम इधर की तरफ जाते तो हम उसे क्या लेते, पॉजिटिव लेते। ठीक है, पॉजिटिव लेते। तो अभी हम क्या लेंगे, इनको सबको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो बस ये वैल्यू हमें पुट करनी है, पीओ, पीआई और सीपी, यार ये सी और ये पी, इसको हम आर लिखने वाले हैं। आर की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस आर लिखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है, जब भी हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो पी से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो पी से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन हमें यूज करना होता है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, आई अपनी क्या थी, इमेज, इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, माइनस वी। सीपी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या मान रहे थे, आर मानते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस होती है वो एक तरह से रेडियस ही होती है। ओके, अब ओपी देखिए, ओ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, माइनस यू होती है। अब फिर सीपी आ गया, सीपी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आर आएगा। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस मानते हैं, तो माइनस आर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इतना इतना हमने कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो करते हैं सोल्व इसको। ये माइनस है, अरे ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये आप मैथ्स कर सकते हो। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा।
उसके बाद हम लास्ट कोशिश क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो v है, v वाली टर्म, u वाली टर्म एक साइड लिखें और r वाली टर्म एक साइड लिखें, ये हमारा टारगेट है। तो बस आपको क्या करना है, v वाली टर्म एक साइड लिखनी है, v और r वाली टर्म एक साइड लिखनी है। तो करते हैं ऐसा। तो अपने पास v कहाँ कहाँ पर है भैया, ये हमारे पास v है, सॉरी u है हमारे पास, ये v है। तो v और u वाली टर्म्स को एक साइड लिखेंगे। ओके, उसके बाद जो भी टर्म इधर रह जाएगी, जो बच गई हमारी r वाली टर्म, उनको एक साइड लिख लेंगे। और इसी को सोल्व करते 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 हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, मतलब ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ानी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आएगा वो ये आएगा, और ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, v वाली टर्म हमने एक साइड लिख ली, r वाली टर्म हमने एक साइड लिख ली। ठीक है, तो म्यू माइनस वन अपॉन वी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस वन अपॉन आर। ओके, तो इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की, ट्रिक तो नहीं है कुछ भी, आप यहीं पर समझ सकते हो, देख कर ही आप बता दोगे। देखिए यहाँ पर अगर ऊपर ऊपर को देखें, इतने इतने के ऊपर फोकस करें, तो ये क्या आ रहा है, म्यू माइनस वन आ रहा है। और यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर भी क्या आ रहा है, म्यू माइनस वन आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है, और यहाँ पर अलग से अलग आर है अपना। ओके, तो म्यू वी माइनस यू अपॉन आर, इस तरह से आप याद कर सकते हो। याद करने का तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे याद करते हो। मुझे तो ये सिंपल लगा तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे, बार बार डिराइव करने की कोशिश को नहीं करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है ये। ओके, इतना टाइम हमें क्यों लगा इसमें, क्योंकि आपको मैंने एक एक स्टेप को बारीकी से समझाया। ओके, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा इसको करने में। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर हो गया फिनिश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं लेंस की, क्या होते हैं लेंस। लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जनरली लेंस आर ऑफ फोर टाइप। ये जो लेंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ओके, लेकिन हमें सिर्फ दो प्रकार के लेंस के ऊपर बात करनी होती है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। एक होते हैं कॉनकेव, एक होते हैं कॉन्वेक्स, दो प्रकार की हमें बात करनी है, ज्यादा के ऊपर हम कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स, इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। चलिए, तो कॉनकेव कैसा होता है, इसके दर्शन कर लीजिए आप लोग, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। आपको दिखा देते हैं इनको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को। वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, लेकिन अपने पास इमेजेस अवेलेबल है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये होता है आपका कॉनकेव। ओके, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, ये अपना कॉनकेव है, ये अपना कॉनकेव है। जो कॉनकेव होता है वो क्या करता है, वो डाइवर्स कर देता है, सारी रेस को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। उसके अलावा कॉनकेव को देखिए, ये बिल्कुल क्या करता है, कॉन्वेक्स कर देता है इनको, ये देखिए यहाँ पे कन्वर्स कर देता है। ये जो रेज आई वो यहाँ पर सब क्या होगी, मीट होगी। लेकिन यह क्या करता है, ये डाइवर्स कर देता है, सबको अलग अलग कर देता है, इधर भीतर कर देता है ये। ओके, तो ये हो गया आपके लेंस। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक के ऊपर, कुछ बेसिक टर्म्स, क्या होता है अपना फोकल लेंथ, क्या होता है कर्वेचर, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो 1 मिनट का हमारे पास समय है, आप लोग सभी रिज्वाइन कर लीजिएगा।